नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो सास की बेसुरी आवाज़ कानों में पड़ी तो रीमा ने सुस्ताकर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा तो आसमान पर अभी लाली छाई हुई थी। सूरज अभी निकला नहीं था, पर माजी का सूरज तो अभी से सर पर चढ़ गया था। ना उन्हें खुद नींद आती और ना वह किसी और को सोने देती। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द हो रहा था। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज़ पर मांझी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा हमारा परिवार लंबा चौड़ा है जो तुम्हें अभी से खटना पड़ेगा? गुस्से से रीमा का तो तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का तो बस बहाना चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी अभय को वापस जाने में पूरे 4 महीने बाकी है। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ध्यान रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वहाँ माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननद के संग ना रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार अभय का घर मिल गया। अभय का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौभाग्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले अभय को सबसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद रीमा 8-10 दिन ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माजी पूरी कर देती थी। माजी ज़रा तेज़ तरार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद सिमी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी, उसी की हम उम्र थी। माजी हर बात में कह के उचक्कर बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, पर उनकी इस आदत पर कोई ध्यान नहीं देता था और ना ही उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता था। बाबूजी निष्पक्ष से बस हाँ हूँ करते थे। 10 दिन बाद ही अभय नौकरी पर वापस गया और वह भी साथ चली गई। अभय को कॉलेज के पास ही एक मकान मिला हुआ था। रीमा ने अपने हाथ से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। रीमा भी अपने परिवार की ही तरह धीर गंभीर थी। रीमा कई बार सोचती थी कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है तो कोई अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि अभय को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। रीमा भी बहुत खुश हुई। अभय उसे बाहों में समेटकर बोला कि रीमा, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 महीने तुम माँ बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। रीमा को तो जैसे आसमान से गिरी और खजूर पे अटकी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते ही समय निकल जाएगा। फिर भी सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही अभय जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय बोला था कि रीमा, माँ की ज़रा बोलने की आदत है उसे, पर वो दिल की साफ़ है। उनकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें पता तो है कि सारा दिन बोलती रहती है, तुम बस हाँ हूँ में बात करती रहना। अभय की बात को तो उसने जैसे गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायत देना और टोकना उसे सख्त मंजूर नहीं था। सीमा ना होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वह भी जिसके साथ हंस हंस कर बतियाती थी वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टनाटन करके 6 बजाए तो चौंक पड़ी कि अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह ना जाने किस सोच में डूबी गई। जल्द से उठी और अपने रोज के कार्यों को करके रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, जल्दी मेरा क्लास है आज। रीमा के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, ज़रा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले उठ के सारा काम कर लिया करते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू?
बाबूजी गुस्से से बोले, अभी तो सिर्फ 6-7 बजे हैं और सिमी को जाने में अभी पूरा 1 घंटा है। तुम चुप रहो जी। माँ जी बोली, पहले बेटी को सर चढ़ाया और अब बहू को माथे पर बिठा लो। रीमा चुपचाप पराठे सेकती रही। रीमा बोली, माँ कभी माँ मौन व्रत रखे तो मज़ा ही आ जाए। रीमा के होठों पे थोड़ी मुस्कान सी आ गई। सिम्मी पर भी मांझी सारा दिन बरसती रहती थी। कॉलेज से आने में ज़रा देर हो जाए तो मांझी आसमान सर पर उठा लेती, प्रश्नों की बौछार सी कर देती, देर क्यों हुई, घर पे पहले क्यों नहीं बताया, और पता नहीं क्या क्या। सिम्मी झल्लाकर कहती, बस भी करो माँ, ज़रा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची हूँ जो खो जाऊँगी। आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, इसी से देर हो जाती है। तुम्हें तो बस बोलने का बहाना चाहिए। बेटी के बरसने पर माँजी थोड़ी सी नम्र पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती, सिम्मी तो बेटी है, मुझसे सवाल जवाब कर लेती है। बाबूजी और सिम्मी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कृष्णा की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर बाई ने कटोरे में बर्तन धो कर रखे थे। कांच का ग्लास निकालने गई तो पता नहीं कैसे, लेकिन ग्लास हाथ से छूट कर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं है कि रोज़ रोज़ ग्लास खरीद सके। जब अब तुम अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता लगेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। रीमा की आंखों में क्रोध और आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी, तो यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। रात खाना बनाते समय रीमा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा। अगर ध्यान से जमाती तो अब तक दही जम भी चुका होता। अभय को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ ठीक से जमा पाती होगी कि नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई के यहाँ से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसियाकर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। माँ जी के तो जैसे मुंह में जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो उनके मन में क्रोध सा भरा हुआ था। अब वह यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे कट गए, पर अब और नहीं रहा जा सकता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई थी। हर बात में टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कब तक वह सुन सकती थी। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है, कभी सब्जी में नमक कम है। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रह सकती। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके जाकर अभय को भी पत्र डाल देगी, और भैया लेने आ गए थे, सो उसके साथ जाना पड़ा। सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, बहू उठो, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो अचानक सा चक्कर सा आ गया। उसके उठने उठने की कोशिश की तो कमज़ोरी के कारण उठ ना पाई। हल्की सी बुखार सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया तबीयत को, यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो चौंक गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख सी निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी जरा इधर आओ। अब क्या आफत आ गई। बाबूजी भनभनाते हुए कमरे में आए। बहू को तो बड़ा तेज बुखार है, जल्द से जरा जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी रीमा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव रीमा को बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर रीमा की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज़ कैप्सूल तो दिया नहीं जा सकता। किस हालत में, माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है। बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक का चाय पीती रहे, 1-2 दिन में बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। रीमा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है ये। अरे मैं सास ही सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम करवाती रही और इसने कभी बताया भी नहीं
कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी ना बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे कभी पूछा ही नहीं कि क्या खाने की इच्छा है। अगर कुछ इच्छा है तो बता दे, मैं बना दूंगी। तो अब पूछ लो ना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे के बाहर चले गए। रात माँ जी अपनी खाट रीमा के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिम्मी को सौंप दिया गया, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की भी अकल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है, दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई हैं। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर तो आगे तुम्हें ही काम आएगा। पर ओहो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी कि इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी रीमा के लिए अदरक सौंफ वाला दूध लेकर रीमा के पास आ जाती, खुद उसे अपने हाथों से दवा देती, रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी की को इतने चिंतित देख रीमा थोड़ी तो हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्यार भी है। आज तक वो प्यार कहाँ छुपा था, वो समझ ही नहीं पाई। वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खिंचती रहती थी। रीमा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रहीं, उसे दूध, दवा, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से ही देती थी। कई बार रीमा को लगता कि उसकी माँ ही सिरहाने बैठी हैं और उसका बुखार उतर गया। पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव रखने ही नहीं देती थी कि कहीं कमज़ोरी से दोबारा बुखार ना चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई। उसके माथे पर हाथ रखी और बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। रीमा ने जवाब दिया, हाँ कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बात करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी ना फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी तप नहीं चढ़ा। तो ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसाकर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या बुखार है भी या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुओं को तुम जानो, ऐसी ही होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रमो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधा राह पे तो चला नहीं। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो रीमा और सिमी में कभी फ़र्क नहीं समझा है। तुम भी अगर इस बात को समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज़ की खिचखिच खत्म हो जाए। रिम्मा चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने तो ज़रा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाँच दी। यूं ही बात से निकली थी, मैं तो बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में कुछ ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। रीमा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई थी। अब वह ठीक ही कहते थे। मुँह से माँ जी भले बकझक कर लें, पर मन तो बिल्कुल साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह नहीं रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, सिम्मी और बाबूजी भी माँ जी की टोका टोकी से कहाँ बच पाते थे। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे हम वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फ़र्क सिर्फ यही है कि वह माँ है और यह सास है। उनका उनका कहा इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती है और सास का कहा गांठ बांध लेती है।
अभी तक उसने सिक्के के एक पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो उसे देखने को मिला जिसमें ममता प्यार भरा है। रीमा उठी, मेज पर रखे भैया के खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। अभय के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामयी रूप देखकर अब वह इस घर से जाना ही नहीं चाहती। गर्भावस्था में रीमा को सास माँ जैसा प्यार और दुलार दे रही थी, तो भला वह क्यों जाना चाहेगी। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।